काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की जो है तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में जो कांस्टेबल की भर्ती आई है, लगभग 60,000 पदों पे आई है भर्ती उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की, उसकी तैयारी हम लोगों ने शुरू की है। तो उसमें हम लोग जो है कुछ जीएस में और क्या कैसे पढ़ना है, क्या कैसे उसका प्रारूप है, परीक्षा का क्या प्रारूप है, उन सब पे हम लोगों ने एक शार्ट चर्चा उस पे हम लोगों ने कर दी है। आज की जो क्लास है उसमें हम लोग शुरू से लेकर के A to Z, मतलब कि प्रारंभिक चरण से लेकर के अंतिम नियुक्ति तक क्या कैसे क्या प्रोसीजर होता है, फॉर्म भरने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, इन सब सारी बातों पे हम लोग एक चर्चा करेंगे। खास करके ये वीडियो फ्रेशर्स के लिए है। फ्रेशर्स का मतलब जो भी फॉर्म भर रहे हैं वो सारे लोग हैं, क्योंकि पुलिस की जो भर्ती होती है उसका जो आयु वर्ग है वो इतना कम रहता है, जैसे 18 से 22, अब बढ़ा के हालांकि 18 से 25 किया गया है। अगर 18 से 22 रहा होता तो उसमें सारे के सारे ही फ्रेशर्स होते। फ्रेशर्स का आशय है कि जिन्होंने इसके पूर्व में कोई पुलिस की भर्ती नहीं देखी है, कोई परीक्षा नहीं दी है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस भर्ती में शुरू से लेके अंत तक क्या कठिनाइयां आती हैं, क्या इसके चरण हैं, पीएसटी के, पीईटी के, रिटन के, मेडिकल के, और लास्ट में नियुक्ति तक क्या कैसे प्रोसीजर होता है उसको देखेंगे। एक पार्ट में तो ये रहेगा। इसी के दूसरे हिस्से, मतलब इसी वीडियो के दूसरे हिस्से में हम लोग देखेंगे कि जो परीक्षा देते समय क्या कठिनाइयां आती हैं, कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जिनसे हमारे अंक कम रह जाते हैं, तैयारी हमारी अच्छी होती है लेकिन हमारे अंक कम रह जाते हैं। उन ऐसे जो गुप्त मंत्र हैं, जो सूत्र हैं, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे और कुछ सेल्फ मोटिवेशन की बातें करेंगे, जिससे हम लोग अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर सकें। परीक्षा हाल में किसी भी इसमें मैदान की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि दौड़ होती है और जो फिजिकल फिटनेस और सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, उसमें हम अपने आप को मोटिवेट कैसे कर सकें और क्या कमी रह जाती है इन सब में, इन पे चर्चा करेंगे। और एक मुख्य रूप से चर्चा होगी कि पूरे इस जीवन को लेकर के, जो पुलिस की भर्ती में अगर आप आ रहे हैं, इसके अंदर पहुंच रहे हैं, तो क्या कैसे घटता है उसके बारे में एक हल्की रूपरेखा आप समझेंगे तो आपके लिए उस भर्ती में, उस विभाग में जाने से पहले आपके लिए बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो आइए हम लोग समझते हैं। हम लोग थोड़ा सा, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, हालांकि इसको अगर आप पूरा कंप्लीट करके देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पे इसमें कुछ ना कुछ जरूर मूल मंत्र मिल जाएंगे कि आपके अंदर जो कंफ्यूजन है, जो थोड़ी सी दुविधा है, जो अंतर्द्वंद चल रहा है, उससे आप आसानी से निपट पाएंगे इस 20 से 25 मिनट की इस वीडियो से। तो आइए देखते हैं। हाँ, एक डिस्क्लेमर मैं डाल देता हूं कि ये वीडियो आप क्यों देखें, मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है वो ऑथेंटिक कैसे हो, उस पर भरोसा क्यों किया जाए, तो उसका एक छोटा सा है, हालांकि बताना उचित नहीं लगता है, लेकिन कि उसकी थोड़ी सी, जैसे हमको उसका थोड़ा सा अनुभव है, इसलिए आप देखें। अब अनुभव कैसा है कि इससे पहले हमने जो है उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती होती है वो परीक्षा हमने दी थी। हालांकि हमारा अंतिम चयन नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ा सा आप जान ले इसके बारे में। वो जो परीक्षा थी वो 420 अंकों की थी। 400 अंक उसके रिटन के थे, प्री और सारे सब कुछ के बाद जो मुख्य परीक्षा उसकी हुई थी, जिसके आधार पर मेरिट बननी थी। 400 अंकों की परीक्षा थी। 20 अंक इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन के थे। इसमें मुझे 357 अंक प्राप्त हुए थे और उस वर्ष जो कट ऑफ था वो 315 से 319 के बीच में था। 315 से 19 मतलब 320, 315 नंबर पा करके जो अभ्यर्थी हैं वो चयनित हैं। वो इस समय उत्तर प्रदेश में दरोगा के पद पे चयनित हैं और अपनी सेवा दे रहे हैं। 357 अंक पा करके मेरा चयन नहीं हुआ, उसका मुख्य कारण था कि मैं मेडिकली अनफिट हो गया था, फ्लैट फीट में। तो ये एक दिक्कत आ गई थी। मेरे बताने का आशय ये है कि जो भी मैं चीजें बता रहा हूं वो ऑथेंटिक आपको लगे, कि कुछ कुदरती समस्याओं के कारण मेरा चयन नहीं हो सका, लेकिन कट ऑफ से मैं, आप देख सकते हैं कि 320 अगर आप कट ऑफ माने तो उससे लगभग 30 से 40 अंक मेरा कट ऑफ से ज्यादा रहा है। और ये कट ऑफ अंतिम कट ऑफ है, मतलब हमने ये जो कह दिया कि 315 वाले नौकरी कर रहे हैं, तो अब इसमें और कुछ कहने की जरूरत मुझे नहीं लग रही है। एक ये बात, और इसके जो आंतरिक घटक हैं, जैसे दौड़ उस समय 10 किलोमीटर की होती थी, वो भी सक्सेसफुली हमने क्वालिफाई किया।
क्या कैसे वो होता है, उस सब सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये बात हमने इसलिए बताई कि आपको जो मैं बातें बता रहा हूं वो आपको ऑथेंटिक लगे, विश्वसनीय लगे और लगे कि उससे कुछ आउटपुट निकल सकता है। ठीक है, तो आइए हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो सबसे प्रारंभिक चरण क्या है। ये एक छोटा सा वीडियो देखने के बाद आपको शुरू से अंत तक की सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, इसलिए आपको ये देखना बहुत जरूरी है। जो इस भर्ती का सबसे पहला चरण है, आवेदन आप लोग कर ही लेते हैं, उसके बारे में हमने देखा, कई लोग बहुत वीडियो बनाए हैं, हो सकता है आपके लिए लाभकारी हो, खास करके फ्रेशर्स के लिए जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं या पहली बार इस भर्ती को देख रहे हैं। 18 साल की जो अवस्था है ये इतनी अनुभव वाली अवस्था नहीं है, तो इसलिए ठीक है जो लोग बता रहे हैं उसको भी आप जरूर देखें। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला इसका जो चरण है वो लिखित परीक्षा का है। रिटन एग्जामिनेशन होगा, लिखित परीक्षा है, 300 अंकों की परीक्षा है, 150 क्वेश्चन होंगे और माइनस मार्किंग होगी 0.5, मतलब 1/4 माइनस मार्किंग है। इसके बाद जो दूसरा इसका चरण है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो शारीरिक मानक परीक्षण है, ये उसका टेस्ट है। इसमें देखा क्या जाएगा, लंबाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो मैं बता रहा हूं वो अनारक्षित के लिए है और उसमें जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उसमें थोड़ी सी शिथिलता करके समझ सकते हैं। ये पीएसटी है, इसमें 168 सेंटीमीटर की लंबाई है। जो सीने की माप है वो 79 to 84 सेंटीमीटर होगा, 79 से लेकर के 84 तक। 79 का मतलब यह है कि सामान्य तौर पे, और 84 का मतलब 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव होना चाहिए। ये है सामान्य के लिए और थोड़ी सी शिथिलता आप उसमें कर लेंगे। महिलाओं के लिए जो लंबाई है वो 152 सेंटीमीटर है और सारी चीजें उनमें नहीं काउंट की जाती हैं। ये हो गया दूसरा चरण। अब इसी पीएसटी में और सारी चीजें आपको स्वयं चेक कर लेनी है। हालांकि वो मेडिकल का विषय है, लेकिन जैसे लंबाई और सीना, ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो मानक परीक्षण होता है उसमें ये दो चीजें काउंट की जाएंगी। इसको आप भर्ती देखने से पहले, मतलब आप आवेदन आप कर रहे हैं तो इसी समय आप अपनी लंबाई, अपना सीना चेक कर लें। लंबाई में अगर थोड़ा बहुत फर्क है तब आप निश्चित तौर पे आवेदन करें, उसमें प्रतिभाग करें, उसकी कोशिश करें। लेकिन अगर लंबाई में ज्यादा फर्क है तो कतई आप गुमराह होकर के अपना समय जाया कतई ना करें, कोई गुंजाइश वहां पर नहीं हो पाएगी। अगर ज्यादा फर्क है तो, थोड़ा बहुत फर्क है तो थोड़ी बहुत गुंजाइश वहां पे अनुनय विनय पे हो सकती है, या फिर थोड़ा नाप का भी फर्क है, कहीं ज्यादा कहीं कम, वो हो जाता है। लेकिन अगर ज्यादा फर्क है तो आप निश्चित तौर पे कोई बिना मतलब समय अपना जाया ना करें। सीने की माप हाँ बढ़ाई जा सकती है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके, डाइट लेकर के इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है, लेकिन फिर भी आप इसकी माप अभी आप कर लें, इसको आप स्वयं चेक कर लें। विजन मतलब जो सामान्य दृष्टि है, कलर विजन, कलर ब्लाइंडनेस, फ्लैट फीट, ये 3 मुख्य चीजें हैं जो मेडिकल के समय देखी जाती हैं। इसको भी आप देख लें, विजन को, फ्लैट फीट को, कलर विजन को। अब इन तीनों को आप स्वयं चेक कर लें या कहीं डॉक्टर के पास जाकर के इन तीनों को आप चेक करवा लें। अभी से ही इसको चेक करके क्लियर हो लें। अगर तीनों चीज ओके है तो एकदम ओके है। अगर इनमें दोनों में कोई दुविधा है तो उसका भी इलाज देखें, उसका क्या हो सकता है उसको देखें। अगर ये कलर विजन में समस्या है तो कलर विजन में अगर समस्या है, कलर ब्लाइंडनेस में समस्या है, तो 99% आप मान लें कि आपको इस भर्ती में प्रतिभाग करने का कोई मतलब नहीं है, वहां आपको अनफिट कर दिया जाएगा। इसलिए आप इसको भी चेक कर लें। इसको फिट करवा पाना बहुत मुश्किल काम है, कोई भी किसी सूरत में फिट नहीं हो सकता है। बाकी ये आपकी किस्मत और आपके डॉक्टर के दया पे निर्भर होगा। तो ये सारी चीजें आप अभी से इसको चेक करके थोड़ा सा इसके लिए माइंड मेकअप कर लें। तो ये तो हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का मामला और साथ में थोड़ा सा मेडिकल से जुड़ा हुआ। जो तीसरा चरण होता है पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो आपकी दक्षता परीक्षा है। वो क्या है? रेस, दौड़।
दौड़ होगी, ये अर्हकारी प्रकृति की है, क्वालिफाइंग नेचर की है, इस पे कोई अंक नहीं मिलेगा। 4800 मीटर दौड़ना है, 4.8 किलोमीटर दौड़ना है, 25 मिनट पे दौड़ना है। 4800 मीटर 25 मिनट में, चाहे उसको आप 15 मिनट में दौड़े चाहे 25 मिनट में दौड़े, आपको कोई विशेष वेटेज नहीं मिलेगा इसका। ये केवल इसको क्वालिफाई करना है। महिलाओं की बात करें तो इसी का आधा 2.4 किलोमीटर कितने मिनट में? 14 मिनट में। ये दौड़ है, इसकी आप प्रैक्टिस कर लें या एक बार इसको आप चेक कर लें अपने आप को, क्या आप इतने नियत समय में दौड़ पा रहे हैं। अगर दौड़ पा रहे हैं तब कोई टेंशन नहीं है, अगर नहीं दौड़ पा रहे हैं तो इसका अभ्यास आप अभी से शुरू कर दें, क्योंकि हो सकता है इस भर्ती में बहुत ज्यादा समय ना मिले, क्योंकि लिखित परीक्षा जैसे होना चाह रही है जिस डेट पे, अगर हो गई तो इसको आप चेक कर लेंगे, आपको इसका अनुमान लग जाएगा। अगर मैं अपनी बात करूं, जो 10 किलोमीटर की दौड़ थी मेरे समय में, उसमें जो है मैंने बिना प्रैक्टिस को उसको कर लिया था। एक दिन जाकर के मैंने अपने आप को चेक किया था, 10 किलोमीटर में दौड़ गया था लगभग 53-54 मिनट में। 1 घंटे में दौड़ना होता था 10 किलोमीटर। तब मुझे लग गया कि मैं आसानी से दौड़ लूंगा, और मैं सीधे जा करके वहां मैदान पर सीधे वहां पर अपनी दौड़ हमने कंप्लीट कर ली। जैसे 400 मीटर का ग्राउंड है तो 25 चक्कर उसके लगाने होते थे 400 मीटर के ग्राउंड में। आप अपने आप को अनुमानित कर लें कि आप दौड़ पाएंगे या नहीं दौड़ पाएंगे, उस हिसाब से अपना अभ्यास करें। अगर दौड़ लेते हैं तब इसकी अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आ जाते हैं, एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है फॉर्म भरते समय या नियुक्ति के समय इसकी आवश्यकता पड़ती है एनओसी की, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। एनओसी की आवश्यकता पड़ती है उनके लिए जो कहीं किसी कार्यस्थल पे काम कर रहे हैं, किसी विभाग में काम कर रहे हैं, तो वहां आपको नियुक्ति के समय एनओसी की आवश्यकता पड़ेगी। और फॉर्म भरते समय अन्य प्रमाण पत्र, चाहे आयु का वेटेज लेने के लिए या फिर जैसे ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है, इतने जो भी प्रमाण पत्र है वो सक्षम अधिकारी द्वारा होने चाहिए। जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखे हुए हैं, इसमें कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अन्यथा बाद में या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसको बहुत ध्यान से चेक करके इसको बनवा करके आप उसमें लगाएं। और एक महत्वपूर्ण चीज है कि फोटो और हस्ताक्षर, आवेदन भरते समय आप फोटो और हस्ताक्षर को जरूर चेक कर लें। वो सही माप में होने चाहिए, सही केबी में होने चाहिए, जिस केबी में वो मांगता है वो सही साइज और माप में होने चाहिए। इसको आप देख लें, अन्यथा आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाता है, चाहे जो भी परीक्षा हो। एक तो ये महत्वपूर्ण बात है। और किसी भी विभाग में ये महत्वपूर्ण बात है, तथ्य गोपन ना करें, मतलब किसी तथ्य को आपको छिपाना नहीं है। ये बात सारे विभागों में लागू है कि मतलब जो आपसे सूचना मांगी जा रही है उसमें आपको गलत सूचना नहीं देनी है। ऐसा नहीं कि अपने तरफ से कोई सूचना दे देनी है, लेकिन जो मांगी गई है उसकी सूचना आपको जरूर देनी है। और इसको अंडरलाइन हमने खास करके यहां इसलिए किया है कि पुलिस विभाग में यह तो बहुत ही जरूरी है। पुलिस विभाग में आप अगर ये काम करते हैं तो ये यहाँ ज्यादा बड़ा अपराध माना जाता है। हर एक विभाग में अपराध है, लेकिन यहाँ पर ये असहनीय है, इसको बिल्कुल क्षम्य नहीं है, अक्षम्य है। ये कौन सा तथ्य गोपन, मतलब इसको छिपाना नहीं है। अगर कहीं आप दीवार हुए हैं या फिर कहीं मुकदमा है, कहीं कोई बात है, ऐसी कुछ भी बात है, तो आपको इसको बता देना है। उसका रिजल्ट बाद में भी वही होगा, अभी भी वही होगा। बाद में अगर छिपा करके करेंगे तो आपका अभ्यर्थन निरस्त होगा, आप नौकरी से बर्खास्त किए जाएंगे, सारी चीजें होंगी। अभी बता देंगे तो हो सकता है उसका कुछ जो भी सिस्टम होता हो विभाग में वो आपका अभी से बन जाएगा। तो ये सारी रही सामान्य तौर पे जो शुरू से लेकर के अंत तक सारी चीजें जो घटेंगी वो सारी उसकी जानकारी है। लिखित परीक्षा, डीवीपीएसटी, पेट, और उसके बाद जब ये आप दौड़ कंप्लीट कर लेंगे तो इसी लिखित परीक्षा के आधार पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी, तो उसी के आधार पे आपका अंतिम चयन होगा। तो ये तो रही बात, ये कुछ मूर्त बातें हैं, कंक्रीट बातें हैं कि जो एकदम फिजिकली रूप से हैं, जिनको आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, इनका आपको इस्तेमाल करना है। ये सारे पैटर्न पे हैं। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो अमूर्त हैं, वो कंक्रीट नहीं है। मतलब ये है कि उसको आपको समझना है, वो एक मानसिक भावना है, क्या बोलते हैं उसको, जैसे गुणवाचक संज्ञा है ये। तो इसको आपको समझना है कि जैसे कुछ बातें हैं उसको आपको थोड़ा सा समझ लेना है इस विभाग में आने से पहले। जैसे ओरिएंटेड,
मतलब एक चीज ये है कि आपकी जो प्रवृत्ति है वो ऐसी हो कि आप पुलिस विभाग में जा रहे हैं, कुछ आपकी प्रवृत्ति वैसी हो, तब आप इस विभाग में आए। प्रवृत्ति का मतलब उसकी जॉब के नेचर से, उसकी बात, उसके तौर तरीकों से आप थोड़ा सा सहज महसूस करते हो, जुनून हो, थोड़ा सा जुनून भी हो इस कार्य के प्रति, जो है कैसी कार्यशैली इसकी रहती है उसके प्रति थोड़ा सा आपके अंदर एक भावना हो। जैसे ज्यादातर लोग पुलिस के प्रति तो हमने उतना नहीं देखा है, लेकिन जैसे फौज में जाना है, आर्मी में जाना है, ज्यादातर लोगों के अंदर हमने जुनून देखा है कि हमको जाना है, हमको वर्दी पहननी है, वो सारी चीजें हैं। पुलिस के प्रति भी है, लेकिन उस तुलना में उतना नहीं है। खास करके ये नौकरी ज्यादातर लोग एक नौकरी के लिए करते हैं, अपने जीवन यापन के लिए करते हैं। उतना जुनून हमने सब में नहीं देखा है, कुछ लोगों के अंदर निश्चित तौर पे होगा। और इसमें आने से पहले ये एक चीज आप जान लें, ये 24 घंटे की जॉब है। ये नौकरी 24 घंटे के लिए है। अगर आप ये सोच के आए कि कुछ आराम मिलेगा, कोई आराम तलब नौकरी, ये सब सारी चीजें नहीं है। इसके लिए आप एक माइंड मेकअप बना लें। अगर आप चॉइस से आना चाह रहे हैं तो निश्चित तौर पे इस पे विचार करें, लेकिन अगर आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आपको जो भी मिल जाए ठीक है, तब आपको बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चॉइस से आ रहे हैं कि आपके पास ये भी विकल्प है, ये भी विकल्प है, ये भी विकल्प है, उसका मुख्य कारण क्या है कि जो ये उम्र है 18 से 25, मतलब ये न्यू है, स्टार्ट है, आप कहीं भी जा सकते हैं, आपके पास सारे रास्ते खुले हैं। इसलिए इन बातों पे गौर करना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें आप चेक करें, क्योंकि आपके पास कई रास्ते हैं, आप बहुत ऊपर जा सकते हैं, अन्य आपके पास विविधताएं हैं, कई प्रकार की, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कहीं भी आप जा सकते हैं। इसलिए आप इन चीजों पे गौर करें आते समय। ये 24 घंटे की नौकरी है। जिस दिन नियुक्ति मिल जाएगी, जिस दिन विभाग में आ जाएंगे, उसी दिन से हाय तौबा आप मचाने लगेंगे कि बड़ी समस्या है। ये आप जान लें, समझ लें, अपने आप को चेक कर लें कि हाँ हम इसके लिए फिट है कि नहीं फिट है। और भी तमाम विकल्प हैं, अभी कुछ नहीं हुआ है। आने के बाद निकलना उतना आसान नहीं रहेगा, उतना आसान तैयारी करना भी नहीं रहेगा कि स्विच करके कहीं और जा पाएंगे। इसलिए इसको थोड़ा सा समझ लें आप यहाँ एक बात। दूसरी चीज ये है कि अभी ये नींव पड़ रही है, 18 से 20-25 साल की आयु है। अगर आपको लगता है कि इससे सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, एक कारण ये भी है, नौकरी पाने का उद्देश्य लोगों का पैसा भी होता है, मतलब एक गरिमामयी या फिर सम्मानजनक आराम तलब जीवन जी सकें। उसके लिए क्या है, वेतन, बहुत कुछ सारी सुविधाएं हैं इसमें, बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन वेतन इसका बड़ा न्यून है। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि भ्रष्टाचार करके उसकी पूर्ति कर लेंगे, तो वो इतना आसान है नहीं, ना वो नैतिक है ना वो आसान है। तो वेतन इसका बड़ा न्यून है। मेरे समझ से 1800 या 2000 रुपए का इसका पे ग्रेड है। इसका जो वेतन बनेगा 28-30 हजार रुपए स्टार्टिंग मेरे समझ से बनेगा, उसी के आसपास, या 30-32 हजार, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। तो अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि ठीक ठाक बहुत वेतन होगा, बहुत सारी उससे सुविधाएं अर्जित की जाएंगी बिना भ्रष्टाचार के, तो वो इससे आसान नहीं है। तो ये चीज आप इसको यहाँ पर समझ लें कि अगर आपके अंदर एफिशिएंसी है, आपके अंदर और योग्यता है, और कुछ आप बड़ा कर सकते हैं, उसकी इच्छा है, उसकी तैयारी के लिए आपके पास संसाधन है, वो सारी चीजें हैं। अगर आपको लगता है कि इससे बेहतर मेरी क्षमता है, मेरी प्रतिभा है, तो आप ये चेक कर लें। यहां फिर आप ना आए, यहां आकर के आप गुमराह ना हो। मतलब कहने का ये सारी चीजें आप एकदम चेक करके दुरुस्त हो लें, तब आप यहां पर एंट्री करें, तब आप यहां पर समय जाया करें। ये सारा कुछ ये मामला है। इसके बाद थोड़ी सी कुछ अच्छी बातें, आदर्श बातें यहां पर देख लें। समाज सेवा की भी भावना हो। अगर इस सर्विस में आप अगर आ रहे हैं, तो थोड़ी सी समाज सेवा की आपके अंदर एक भावना होनी चाहिए, तब आप सहज रहेंगे, आपको बेहतर लगेगा, नहीं तो वो भार की तरह आपको लगेगा। और भी रास्ते हैं, वो हमने बता ही दिया है कि इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर हैं। सिविल सर्विसेज में आप जा सकते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं, क्योंकि अभी आप यहाँ से शुरू ही कर रहे हैं। और खास करके मैं इस बात को इसलिए यहाँ बता रहा हूँ कि नौकरी में आने के बाद उतना जो है संसाधन नहीं मिलता है, ना समय मिलता है। खास करके पुलिस की नौकरी में इतना आसान नहीं है कि वहां से बदल पाना। फिर आप दबे मन से आप ना यहाँ के रहेंगे ना वहां के रहेंगे, ना मन लगा कि यहाँ आप काम कर पाएंगे। सपना आपका बहुत ऊंचा रहेगा, उड़ान आप बहुत ऊंची ऊंची देखेंगे, समय आपको नहीं मिलेगा।
अब यहाँ पे एक जानकारी ये भी है कि ऐसा नहीं है कि एकदम बंद ही हो जाता है, लेकिन आसान नहीं रहता है। इस विभाग में आकर के भी लोग अच्छे अच्छे पदों पे चयनित होते हैं। ये आप अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा हो सकता है तो बिल्कुल हो सकता है। तो ये सारी बातें हैं। अब आते हैं सीधे जो है कुछ एक कंक्रीट टॉपिक पे, इसमें भी कि जैसे जो लिखित परीक्षा होगी, अब लिखित परीक्षा की तैयारी करें कैसे, क्या क्या सिलेबस है, कैसे कैसे होता है, वो तमाम वीडियो भरे पड़े हैं, किताबों में सब भरा पड़ा है, वो सारा कुछ आप देख लेंगे, मटेरियल आप इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन उस मटेरियल को पेश कैसे करना है, इनपुट तो हो रहा, आउटपुट होते समय वो कैसा रंग दिखाए, उसके लिए करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है। किसकी करनी है? मॉक टेस्ट आपको देना है, प्रीवियस पेपर की प्रैक्टिस आपको करनी है। समय भी कम है, कंपटीशन टाइट हो जाता है, 60,000 पद जरूर हैं, 20 से 30 लाख लोग फॉर्म भरेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो जो फ्रेशर हैं, जिन्होंने पहले कोई परीक्षा नहीं दी है या जिनकी बहुत हल्की तैयारी है, उनके लिए आसान क्या है कि आप मॉक टेस्ट दें, प्रीवियस पेपर आप हल करें, जिससे आपको पता चलेगा कि प्रश्न कहाँ से आते हैं और आपकी एक स्पीड बनेगी। और मॉक टेस्ट और प्रीवियस पेपर देते समय आपको सारे सेक्शन आप टच करते हैं, जो भी जितने सेक्शन आते हैं, आप सारे प्रकार के प्रश्नों को आप टच करते हैं। तो ये इसका अभ्यास आप अभी से शुरू करें। और एक महत्वपूर्ण बात कि माइनस मार्किंग है, इसलिए भी प्रीवियस पेपर और मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज कि कट ऑफ आप स्वयं से निश्चित ना करें कि एक टारगेट आप बना करके जाएंगे कि नहीं पिछली बार इतना ही आया था तो इससे कम तो करना ही नहीं है। पता चला पेपर टफ आ गया और फिर आप स्थिति आपकी नीचे हो गई। तो ये चीज है। तो कट ऑफ को आपको स्वयं नहीं निश्चित करना है, आप अपनी तैयारी से दम लगा करके पेपर दें। पेपर कठिन है तो कट ऑफ कम रहेगा, पेपर अगर सरल है तो कट ऑफ अपने आप थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। एक चीज ये है, हाँ, थोड़ा सा आप अनुमान जरूर लगा लें कि पिछली बार कितना रहा, उसके पहले कितना रहा, क्या कुछ कैसे होगा, उसके बारे में एक सामान्य आप जानकारी रखें। लेकिन आपको कोई कट ऑफ निश्चित नहीं कर लेना है, इससे आपको बचना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं हर एक कैंडिडेट को बताता हूं और इसका फॉलो मैं स्वयं भी करता हूं इसको, कि परीक्षा हाल में या कार्यस्थल, इसका आशय है कि जहां भी आपके टेस्ट होंगे, चाहे मेडिकल टेस्ट चाहे फिजिकल टेस्ट जो भी होंगे, उसमें आप कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचे। जो भी नियत समय दिया हुआ है एडमिट कार्ड पे, कोशिश करें, आप कोशिश नहीं हर हाल में पहुंचे आप, कि आधे घंटे पहले वहां पहुंचने की आप कोशिश करें कि आधे घंटे पहले आपको पहुंचना है। इससे आपको जो है एकदम मानसिक सहजता हो जाएगी, आपकी जो हड़बड़ाहट है वो सारी एकदम खत्म हो जाएगी, आप एकदम ईज फील करेंगे, चीजों में आप एकदम कंफर्ट हो जाएंगे। और मेरा ये अनुभव रहा है कि मान के चलिए कि 2 से 4 प्रश्न केवल यही चीज सही करा देता है। अगर आप आधे घंटे कार्यस्थल पे पहुंच जाए, वहां पर जहां परीक्षा आपको होनी है, देनी है, जो भी कार्यक्रम होना है, तो 2-4 क्वेश्चन आपको वो आगे कर देगा, केवल यही चीज। अन्यथा आप हड़बड़ाहट में रूम में बैठने के 15-20 मिनट या आधे घंटे तक आप सहज नहीं हो पाते हैं, अगर आप 1 मिनट लेट हो गए तो। और दूसरी चीज, हाँ, परीक्षा देते समय जब पेपर आपको मिलता है तो आप उसमें सरल सेक्शन को हल करें, जो भी आसान सेक्शन है। आसान का मतलब जिसपे आपकी पकड़ है। मैथ आपकी अच्छी है तो आपको मैथ आसान लगेगी, हिंदी ठीक है तो आपको हिंदी लगेगी, जीएस जिसका अच्छा है उसको जीएस लगेगा। तो अपनी तैयारी और अपनी रुचि के अनुरूप आप सरल सेक्शन का चुनाव करें और उसको सबसे पहले हल करने की कोशिश करें। ये गलती कतई ना करें आप कि मैथ आपकी अच्छी नहीं है लेकिन सबसे पहले मैथ आ गया है, लेकिन आप शुरू कर दिए उसमें और आपका हौसला हो गया पस्त, काम खत्म। और सबसे लास्ट, तुक्का लगाएं या नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, चाहे जिस परीक्षा में जिसने दिया हो, चाहे वो टॉप किया हो और चाहे वो क्वालिफाई करके चयनित हो गया हो या क्वालिफाई ना किया हो, तो कोई ऐसा अभ्यर्थी नहीं है जो इस कार्यक्रम को ना करे। बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है तुक्का लगाने वाला। इस कार्यक्रम को करना अति आवश्यक है, लोग करते हैं, बिना इससे बच नहीं सकते। अब तुक्का 2 प्रकार का है। एक तो आपको वो प्रश्न आ रहे हैं लेकिन आप दुविधा में हैं, ए सही कि बी सही, इस पे हैं। और दूसरा है आपको कुछ नहीं आ रहा है, केवल मन बन गया है कि नहीं उसको लगाना है, या इस प्रश्न को आपने देखा कहीं है, विकल्प नहीं समझ में आ रहा है लेकिन देखा है, तो उस पे आपको कतई नहीं जाना है। लेकिन अगर आप किसी दुविधा में हैं, जिन प्रश्न में 2 विकल्पों पे अगर आप अटके हैं, तो उस पे आपको पक्का तुक्का लगा के आना है। और उसका कारण यह है कि जो माइनस मार्किंग है वो कितनी है, 1/4, मतलब कि 2 अंक हैं और 0.5 अंक उसके आपके
कटेंगे। तो इसलिए जो है आपको तुक्का लगा के आना है, उनमें जिन पे आप 2 पे अटके रहें उसको आपको लगा करके आना है। तो ये सारी बातें जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं, जो फ्रेशर्स हैं या जो उसकी जद में हैं, जो एक सपना देख रहे हैं कि वर्दी पहन के समाज में, देश में अपना नाम कमाएं और कुछ समाज सेवा कर सकें, तो उनके लिए जो है ये एक छोटा सा वीडियो रहा। जो अभी आना चाहते हैं, जो एज ग्रुप जिसका 18 से अभी कम है, उनके लिए भी है, जो इसके आसपास है, अगली भर्ती में प्रयास करेंगे, या जिन्होंने अपना आवेदन कर दिया है या जो आवेदन करने जा रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। आप देखेंगे तो आपको लगेगा, और शुरू से अंत तक इस वाले सेक्शन में एकदम सटीक बातें, जो शुरू से अंत तक किस कवायद से, किस परिस्थिति से आप गुजरेंगे, और ये सारी हैं कि इन सारी चीज़ों पे आप विचार करेंगे तो कन्फ्यूजन, अंतर्द्वंद की जो स्थिति है उससे आप निपट पाएंगे, और आपको लगेगा कि आपने जो निर्णय लिया है वो बहुत सोच समझ के, कुछ मानक निर्धारित करके कि अंत तक अब इस नौकरी का हमको साथ नहीं छोड़ना है। अगर कहीं और आपका चयन होता है, कहीं और अच्छी तैयारी आपकी होती है, तभी साथ छोड़ेंगे। पछता करके इन सब चीज़ों से, किसी ग्लानि से आप नौकरी नहीं करेंगे। इसके लिए एक छोटा सा मेरा प्रयास रहा है। और परीक्षा देते समय क्या कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, कैसे लोग परीक्षा उस 3 घंटे, उस 2 घंटे में 5-10 क्वेश्चन, 5-10 अंक आगे निकल जाते हैं कुछ छोटी छोटी बातों का पालन करके। तो ये मेरा उद्देश्य रहा है कि ये जानकारी आप सबके पास पहुँचे, जो नए बच्चे हैं, जो नए अभ्यर्थी हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उनके लिए खास करके, और जो तैयारी कर भी रहे हैं। 18 से 25 साल की उम्र कोई ज़्यादा नहीं है, इसमें से बहुतों के पास कोई अनुभव खास नहीं होगा, या जो 2-4 परीक्षाएं जिन्होंने दी हैं उनको भी इतना अनुभव नहीं आ पाएगा। तो इस तरीके से जो कुछ थोड़ा बहुत मुझे अनुभव रहा वो मैंने आपसे साझा की। अब इस वीडियो के बारे में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा रहा वीडियो, कैसा लगा, या कुछ और मुझे और बताना चाहिए। अगर आपको ठीक लगता है तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।